we have to start with the next theory, that is Hicks theory of business cycles, right? Now I'm just sharing my screen. I hope it is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, so now we are starting with the next theory. First of all, even when you will prepare for or study these business cycles, पहले सैमुअल्सन business cycle की study करना, सैमुअल्सन का model study करना और फिर हिक्स का करना, क्योंकि जो हिक्स की basically theory है, that is a मॉडिफिकेशन ऑफ अ सैमुअल्सन थ्योरी, वो सैमुअल्सन थ्योरी की मॉडिफिकेशन है. सो इसको इसी तरीके से स्टडी करना, फर्स्ट गो थ्रू द सैमुअल्सन मॉडल एंड देन स्टडी द हिक्स थ्योरी, फिर हम हिक्स का करेंगे. सो नाउ वी आर स्टडिंग द हिक्स मॉडल, या जिसको हम हिक्स थ्योरी भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. ओके, अच्छा, before starting with this, I just want to tell you कि whenever you will study about business cycles, अगर elaborative way में study करते हो for your own self, then you will find कि तीन तरीके की cycles तुम्हें literature में मिलेंगी. One is known as classical business cycles, एक classical business cycles मिलेंगी, एक तुम्हें growth cycles मिलेंगी और एक तुम्हें growth rate cycles मिलेंगी. ये तीन तरीके, ये तीनों ही बिजनेस साइकिल्स क्या पढ़ने, बिजनेस साइकिल को स्टडी करने का तरीका है. क्लासिकल साइकिल्स हम उसे कहते हैं जब हम ऑब्सोल्यूट डाउन टर्न देखते हैं, जैसे जीडीपी 10,000 पे था सपोज, नाउ इट इज ऑन 900, ऑब्सोल्यूटली इट इज गोइंग डाउन. तो ऑब्सोल्यूट टर्म्स में जब वो डाउन टर्न आ रहा है उसे हम क्लासिकल्स कहते हैं. ग्रोथ साइकिल बिजनेस साइकिल्स, ग्रोथ साइकिल्स हम कहते हैं उन बिजनेस साइकिल्स को, या स्टडी वे ऑफ स्टडिंग द बिजनेस साइकिल जब हम ट्रेंड के आसपास, हाउ इट इज मूविंग अराउंड द ट्रेंड, हम ट्रेंड को इसमें से माइनस कर देते हैं एंड वी जस्ट सी दैट फ्रॉम द ट्रेंड हाउ साइकिल्स आर मूविंग और हाउ साइकिल्स आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द ट्रेंड, दैट इज ग्रोथ साइकिल्स, हम इसे ग्रोथ साइकिल्स कहते हैं. क्लासिकल साइकिल्स में वी आर नॉट रिमूविंग द ट्रेंड, हम ट्रेंड को रिमूव नहीं करते हैं, हम ओवरऑल एक्टिविटी देखते हैं कि किस तरीके से मूव कर रही है. ग्रोथ साइकिल्स में हम देखते हैं कि ट्रेंड से कितना डाइवर्ट कर रही है, राइट. और ग्रोथ रेट साइकिल्स होती हैं बिकॉज आजकल जैसे हमने कहा कि ऑब्सोल्यूट टर्न्स हमें डाउन टर्न्स या अपवर्ड टर्न, अपवर्ड साइकिल्स नहीं मिलती हैं, जब हम सिर्फ ग्रोथ रेट को देखते हैं कि हाउ वेदर द ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग और ग्रोथ रेट इज रिड्यूसिंग, then we call it growth rate cycles. तीनों ही बिजनेस साइकिल्स को ही स्टडी करने का तरीका है, सिर्फ मेथड अलग अलग है. दिस इज वन मेथड क्लासिकल मेथड, दिस इज ग्रोथ साइकिल मेथड एंड दिस इज ग्रोथ रेट साइकिल मेथड. तो अगर लिटरेचर में गो थ्रू करोगे तो ये तुम्हें तीन तरीके की वो मिलेंगी, बट इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों ही सेम ही साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, बस मेथडोलॉजी अलग अलग है. विद टाइम जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट होती गई, राइट. नाउ वी आर स्टार्टिंग. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, this trend line is the straight line that we take horizontal line. जब हम ट्रेंड निकालते हैं, ट्रेंड इज बेसिकली हम इक्विलिब्रियम जिसमें कोई डेविएशन हम नहीं ले रहे हैं, तो Yes, ma'am, the horizontal line जो हम डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं. हाँ, तो जनरली अगर तुम ग्रोथ साइकिल अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो जो तुम्हारा ट्रेंड है वो इस तरीके का आता है, राइट. और जो साइक्लिक साइकिल्स आएंगी वो तुम्हारी इसके आसपास इस तरीके से आएंगी, राइट. तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पार्ट है या ग्रोथ पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इसके आसपास का जो तुम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है वो तुम देखते हो कि अगर तो ये वाला पोर्शन है ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है और ये वाला पोर्शन जो है ये एक्सपेंशन दिखाता है, इसको हम पीक कहते हैं और इसको हम ट्रो कहते हैं, राइट. और इसको हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तब मानेंगे टेक्निकली अगर टू क्वार्टर से ज्यादा कॉन्टिन्यूसली दिस एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस.
मैम जैसे वो साउंड का पढ़ते हैं वैसे ही है ना ये? उसी तरीके का हो गया ये तुम्हारा, ये नॉर्मल लेवल आ गया तुम्हारा जो ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। यस मैम। सो ये ग्रोथ साइकिल, हाँ जी मैम जो ये हम सैमुअल्सन और हिक्स पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर आएंगी? सैमुअल्सन हिक्स जो है वो इसको ग्रोथ साइकिल्स या ग्रोथ रेट साइकिल या क्लासिक, ये मेथोडोलॉजी के अंडर नहीं आएंगी। दिस इज द मेथोडोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी है। सैमुअल्सन मॉडल ये शो करता है कि इट इज व्हाटएवर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इफेक्ट। वो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, राइट। तो वो एंड व्हाई हाउ इट टेक्स प्लेस, वो उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल शो करता है कि अगर ये वैल्यूज हैं तो इस तरीके की फ्लक्चुएशन आएंगी। बट वो मेथडोल एक्चुअली डेटा कलेक्ट करके वो मेथडोलॉजी नहीं लगा रहा है कि हम ये जो हम लेते हैं कि हम डेटा कैसे ले रहे हैं। जब हम पूरा का पूरा ड्रॉ डेटा एज इट इज लेकर यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्लासिकल कहते हैं। ग्रोथ साइकिल अगर तुमने निकालनी है तो तुम्हें पहले डी ट्रेंड निकाल के डी ट्रेंडिंग करनी पड़ेगी, डेटा में से ट्रेंड को माइनस करना पड़ेगा, डेटा में से सीजनल फ्लक्चुएट, टाइम सीरीज डेटा लेते हैं ना, टाइम सीरीज डेटा इसके अंदर आएगा। टाइम सीरीज डेटा के अंदर तुम्हारे 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रेंड है, तुम्हारी सीजनल फ्लक्चुएशंस है, तुम्हारी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है, तो तुम्हें ये माइनस करनी पड़ेंगी, देन वी विल गेट दिस। यस मैम। सो जब हम ये तरीका अपना रहे हैं तो उसे हम ग्रोथ साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था। हाँ, लेकिन जब इसको एक्चुअली हम अप्लाई करेंगे तो फिर हमें समझ आता है कि वो स्टैट्स की टेक्निक्स एक्चुअली कहाँ यूज हो रही है, राइट। एंड देयर आर सॉफ्ट, और उसमें भी इसमें भी बहुत सारी चॉइसेस हैं कि तुम कौन सा मॉडल ले रहे हो। तुम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ले रहे हो कि तुम एडिटिव मॉडल अज्यूम कर रहे हो इस ट्रेंड को, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को निकालने के लिए। जब हम ग्रोथ रेट लेते हैं, जब हम ग्रोथ रेट को स्टडी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ रेट साइकिल्स होता है, ठीक है। यस मैम। तो ये तुम्हें डिफरेंट अलग अलग मेथोडोलॉजी मिलेगी जब तुम साइकिल बिजनेस साइकिल के लिटरेचर में जाओगे। हिक्स और सैमुअल्सन तो they are trying to show that why cyclical fluctuations are taking place in the economy and what type of a cyclical fluctuation happens। तो ये इसका थियरी, इसके पीछे की थियरी दिखा रहा है कि थियोरेटिकली साइकिल्स क्यों होती हैं, राइट, और क्या रीजन है, और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन किस तरीके की होती है, राइट। उसको स्टडी करने की तरीका जो है, मेथोडोलॉजी जो है, वो आपकी क्लासिकल ग्रोथ या ग्रोथ रेट कोई भी, राइट। यस मैम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिक्स थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल के साथ। नाउ बेसिकली दिस मॉडल इज developed by Hicks and it is also based upon the combined interaction between multiplier and accelerator। जैसे सैमुअल्सन ने लिया था कि मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर के कंबाइंड इंटरैक्शन की वजह से साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इकोनॉमी में हो रही हैं, राइट। नाउ जो हिक्स मॉडल ले रहा है, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीप्लायर एनालिसिस व्हिच वाज गिवन बाय केन्स। केन्स ने जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिया था, that investment multiplier has been used by the Hicks and J.M. Clark। हमने acceleration principle study किया था इन्वेस्टमेंट में, वो क्लार्क की थ्योरी थी बेसिकली, जो वर्जन था जो हमने किया था। so J.M. Clark का accelerator analysis लिया है, right, and he had taken a Harrod's growth analysis। अब ये तीन चीजें क्या, ये तीन चीजें यूज कर रहा है। first he is using multiplier which is given by Keynes, तो वो वाला multiplier लिया है। Clark has given the accelerator analysis, so he has included the accelerator analysis which is given by the Clark, and he has जो base है basically इसकी theory का, and he has taken the Harrod's growth analysis। तुमने Harrod-Domar मॉडल पढ़ा है अपनी development economics, warranted growth। हाँ, so once you deviate from the growth and then you keeps on deviating, ये करते हैं ना Harrod मॉडल में। Yes ma'am। Once you deviate from the warranted rate of growth, then you keeps on deviating। आप एक बार किसी भी शॉक या किसी भी वजह से आप अपने, अगर जैसे सपोज दिस इज द ट्रेंड व्हिच इज गोइंग ऑन, आप ये स्मूथली ग्रो कर रहे हो, सपोज इस बात पे आप ग्रो कर रहे हो, दिस इज योर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, राइट। ये आपकी, दैट मींस योर एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू एक्चुअल एंड यू आर गोइंग ऑन अ, दिस इज वारंटेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ है, वो ये है। once you get deviated from it, एक बार इकोनॉमी यहाँ से डेविएट हो गई
either in upward direction or in downward direction. So these deviations, because of these deviations, cyclical fluctuation takes place. cyclical fluctuation होती है. अब हम हिग्स मॉडल में ये करेंगे कि ये डेविएशंस कैसे हो रही हैं, राइट? और ये अल्टीमेटली ये जो डेविएशन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में कहां तक जाएगी, एंड हाउ इट कम्स डाउन, ये फिर नीचे कैसे आएगी, एंड देन इट गोज डाउन, देन हाउ इट अगेन गोज अप, राइट? सो once the economy deviates from this, जिसको तुम equilibrium path कह लो कि economy is smoothly going on this equilibrium path, and how deviation takes place. तो हैरड मॉडल भी ये कहता है कि एक बार अगर हम इस equilibrium path से deviate हो जाते हैं, then deviation takes place in the economy keeps on deviating. So it is like a knife edge. ये equilibrium every economy wants that they should move smoothly at the equilibrium path, क्योंकि अगर वो smoothly move करते जाएंगे तो उनकी predictions correct होंगी, उनकी expectations correct होंगी, उनकी plannings correct होंगी, whatever they are planning, that plannings will be correct, exact होंगी, so there will be no uncertainty. You know that you are smoothly going at a smooth path on a upward level, so कोई भी uncertainty exist नहीं करेगी, right? So that is the best way for the economy to grow. But actually that is not the reality. अगर हम reality देखें, then it is very difficult to stay on this path. This path is like a knife edge, and it is or sword edge. It is very difficult to walk on this tight rope. इस tight rope पे economy के लिए walk करना बहुत मुश्किल होता है. And once the generally deviations takes place, and once the deviation takes place, it takes time again to come on the same level, and again it is very difficult to stay. अगर हम come back भी कर लें, again it is very difficult to stay on this equilibrium path. फिर ये डाउन टर्न में जाता है, कभी अप टर्न में जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ अ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन टेक्स प्लेस. तो ये हैरड एनालिसिस लिया है हमने कि एक वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, एंड वंस वी डेविएटेड from it keeps on deviating. So ये जो equilibrium path है, it is like a tight rope, ये tight rope की तरह है. So जो हिग्स का basically हम theory of business cycles है, it includes these three things: multiplier, accelerator and Harrod's growth analysis लिया है, right? Now हिग्स ने basically assemble किया इन सारी तीनों चीजों को assemble करके he has make this in a working order and show its principle in detail. इन सारी चीजों को combine करके, इन सारी चीजों को assemble करके, तीनों चीजों को he has tried to put them in a working order and show his cyclical principle in detail कि किस तरीके से जो है जो cycles हैं economy में move कर रही हैं, right? Now first of all we'll discuss about the assumptions कि assumptions क्या ली हैं उसने अपनी इसमें. First he takes the assumption that economic system is originally in a state of equilibrium. That means हम जब start करेंगे theory Higgs की, we will assume that initially the economy is at this equilibrium path somewhere. Suppose economy is at point A. So initially we are assuming that, or Higgs has assumed that initially the economic system is originally in a state of equilibrium. This is first assumption. Second assumption is takes the magnitude of saving and investment coefficients, right? How much how much saving is done out of the how much proportion of income is converting into savings, how much proportion is converting into investment. These coefficients, इनका जो magnitude है, the magnitude of saving and investment coefficients are such that a displacement from equilibrium path will tend to cause a movement away from equilibrium. That means सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कोएफिशिएंट्स इस तरीके का मैग्नीट्यूड है इकोनॉमी में that once the economy deviates from the equilibrium path, then it keeps on moving away from this equilibrium path. इस equilibrium path से away move करती है. This type of investment and saving coefficients exist in the economy. Then third assumption is, according to Higgs, consumption of current period, जो current period की consumption है, is a function of income of the previous period. That means consumption लिया है, that consumption is a function of previous period's income, right? सैमुअलसन ने भी यही लिया था कि previous period का जो है, तो ये भी same वही ले रहा है. The consumption depends on the income of the previous period.
and induced investment. This is about consumption. Induced investment in the current period, which is we are taking as IT, is a function of change in output that is YT minus 1 minus YT minus 2. So investment directly it is a function of change in output of the previous period. अगर हमें याद होगा सैमुअलसन मॉडल जो है वो डायरेक्टली ये लेता है कि IT is equal to function of CT minus 1 ये लिया था. बट एंड इनडायरेक्टली अगर हम लें कि कंजम्पशन जो है because it depends on the income of the previous time period, then we convert it, हम इसे convert करते हैं income form में. बट यहाँ पे डायरेक्टली जो हिक्स है उसने डायरेक्टली लिया है that investment is a function in the current time period is a function of change in output of the previous periods में कितना जो है इनकम चेंज हुआ है या आउटपुट चेंज हुआ है. करंट इनकम इज द फंक्शन ऑफ दैट चेंज, उस चेंज का फंक्शन है. देन नेक्स्ट assumption which is taken by the Hicks is the autonomous investment increases at a constant rate, right, so that the economic system remains in a state of moving equilibrium. So जो autonomous investment है वो constant rate के साथ increase हो रही है. Like suppose this rate is 5%, then in every time period there will be increase in autonomous investment by 5%. So autonomous investment is not constant. ये constant नहीं है, but it is increasing with the constant rate. ये constant rate के साथ increase हो रही है. And why it is increasing with the constant rate? So that the economy keeps on moving at a constant equilibrium path. Constant equilibrium path पे upward side पे move करती रहे. Is that clear? मैम एक बारी सेकंड assumption बता दो. Second assumption, saving and investment की. Yes मैम. Basically Hicks says that जो economy में saving और investment coefficients हैं, that how much out of the income is saved and how much out of the total national income is converting into investment, कितनी convert हो रही है. The saving and investment जो coefficients का magnitude है, that how much proportion is converting into saving and out of the total how much proportion is converting into investment, ये coefficients का इतना magnitude है कि उनकी values इस तरीके की हैं कि once the economy deviates from the equilibrium, एक बार जो economy equilibrium से deviate होती है, then it keeps on deviating, ये deviate ही होती जाती है. Like for example, if the economy goes in the upward direction, ये आपका equilibrium path है. एक बार आप अगर upward direction में बढ़ गए, upward direction में means induced investment starts increasing at a very high level. Induced investment बढ़ गई, because of that economy has deviated from the equilibrium path in the upward direction. Then this induced investment keeps on growing. ये उसका magnitude इतना high है और इतना कि it will keeps on deviating from the equilibrium path and keeps on becoming higher and higher, right? Yes ma'am. Okay. So this type of a saving investment magnitudes exist in the economy. कि ऐसा नहीं है कि वो वापस अपने आप ही automatically थोड़ी देर में अपने आप ही नीचे आ जाएगा. It keeps on deviating. ये deviate ही होता जाएगा equilibrium path से, right? So and हमने कर लिया autonomous investment increases at a constant rate के साथ increase हो रही है. The magnitude of multiplier and acceleration coefficients are fixed. ये जो हमने सैमुअलसन में भी ये assume किया था. Given हमारा जो once we have a multiplier and acceleration, their values of multiplier and acceleration coefficients are fixed. उनकी values fixed हैं economy में. And very important assumption, next assumption is very important, which is seventh assumption, that there is a direct constraint upon upward expansion in the form of a scarcity of employable resources. ये जब हम मॉडल करेंगे तो ये assumption तुम्हें बहुत clarity के साथ समझ आएगी. That means we are saying that once the economy deviates, so either in downward direction or in upward direction. Suppose it deviates in the upward direction. अगर ये upward direction में deviate कर रही है, then question arises that what
will be the upper limit, how much deviation in the upward direction will take place, then Hicks takes the assumption that there's a direct constraint. Direct constraint hai, and this, suppose this line is representing as a direct constraint. Once this deviation touches this highest peak, ये line highest peak को represent कर रही है, highest ceiling को represent कर रही है. Once it touches that, then this economy will not go more up in the upward direction. It will remain on this level. So this is the highest level. ये highest level है. Economy cannot go beyond this level. This is a direct constraint. ये direct constraint है in the upward expansion of the economy, and this direct constraint is in the form of a scarcity of employable resources. Because आपको आगे आगे grow करना है, then you need factors of production, you need resources for growth. But on this point, on this highest point, there is an occurrence of scarcity of employable resources, because of which the economy cannot go beyond this point. इस point के beyond नहीं जा सकती है. So the scarcity of employable resources act as a direct constraint upon the upward expansion of the economy. Is that clear? मैम फिर यहाँ पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगी. हाँ, kind of a full employment you can say. और मैम ये सेकंड वाली जो assumption है उसी को वो कर रही है, मतलब वो कह रहे थे कि अगर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो रुकती नहीं है उस टाइम. मतलब अब ये मूव करती जा रही है, राइट. बट एक कांस्टेंट है. ऊपर आपने, जैसे आप अगर अपर डायरेक्शन में जाओ, या अपने रूम पे आप लेडर लगा के ऊपर चढ़ो, तो प्रॉब्लम इज दैट उसके ऊपर छत आ जाती है और आप उससे ऊपर नहीं जा सकते. तो छत आपका जो है वो डायरेक्ट कांस्टेंट है. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, चाहे आप लेडर पे कितना भी चढ़ना चाहो. यस मैम. राइट. सो दिस कांस्टेंट इज एक्टिंग लाइक अ रूफ. ये रूफ है, यू कैन नॉट क्रॉस दिस रूफ. आप इस रूफ को क्रॉस नहीं कर सकते. और जब हम इसको मॉडल को डिटेल में करेंगे तब हम इस रूफ को भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये रूफ किस तरीके की है, क्यों ये जो है एग्जिस्ट करती है. इसको हम यहाँ पे सीलिंग कह रहे हैं. दैट इकोनॉमी इज गोइंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, but there is something which is acting like a constraint, which is acting like a ceiling, and beyond this economy does not go away, right. और इसको टच करने के बाद जो इकोनॉमी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है. why that happens, that we will discuss in the model. So he takes the assumption that there is a scarcity of resources which act as a direct constraint in the upward direction of the economy. And secondly he says even there is a floor limit. डाउनटर्न में भी एक लिमिट है, फ्लोर लिमिट भी है इन द डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी. सो देयर इज अ फ्लोर लिमिट इन द डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी, एंड देयर इज डायरेक्ट कांस्टेंट इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ये जो सीलिंग है ये डायरेक्ट कांस्टेंट है, और ये जो फ्लोर लिमिट आती है ये इनडायरेक्ट कांस्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेटर. ये हम मॉडल में करेंगे. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेटर कैसे होती है, जिसकी वजह से ये जो फ्लोर है, लोएस्ट लिमिट, इससे नीचे इकोनॉमी नहीं जाती है. इसके बाद इकोनॉमी अपवर्ड में ही जाएगी या इसी के साथ साथ मूव करती रहेगी. अगर हम रिकवरी में नहीं आ रहे हैं जल्दी तो ज्यादा देर तक इसके साथ मूव करेगी, एंड आफ्टर दैट रिकवरी विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. सो देयर इज अ वन अपर लिमिट एंड देयर इज वन डाउन लिमिट. एक अपर लिमिट है, एक डाउन लिमिट है. अपर लिमिट को हम सीलिंग कह रहे हैं और लोअर लिमिट को हम फ्लोर कह रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ ceilings or constraints are there in the economy. This is what assumed by the Hicks की ये assumption है, right. Then the growth factors like capital accumulation, technological progress, population growth, they have their influence on economic activities continuously. ये economic activities को continuously affect करते रहते हैं. There's technical progress which takes place continuously. Population keeps on growing continuously. There is capital accumulation which takes place. All these activities continuously affect the economic activities. Economic activities को continuously affect करती है. So these were the assumptions of Hicks model. ये Hicks model की assumption है. Now I have said that this model, Hicks model, is basically
it's basically a modification over Samuelson model, and how it is a modification over Samuelson model, we will discuss that. First हम उसको discuss करेंगे, and then we will start with the discussion which is given by the Higgs regarding the cyclical fluctuation. So modification over, it is a modification over Samuelson approach in two respects. दो तरीके से ये modification है. First, it is a modification in the form of ceilings and floors. सैमुअलसन जो है वो सीलिंग और फ्लोर्स की बात नहीं कर रहा है. अगर हम रिकॉल करें या रिकैप्चुलाइज करें कि सैमुअलसन ने किस तरीके की साइकिल दी थी, तो हमने 5 केसेस डिस्कस किए थे, राइट? कैन यू रिमेम्बर दोस 5 केसेस कौन कौन से थे? फर्स्ट केस वाज there was a symptomatic yes, a symptomatic case इस तरीके का था. This type of a case was there, right? Then second was damped fluctuation. Damped cycles. Yes, second was damped cycles like this. Third one was regular, yes, regular cycles इस तरीके की. Then fourth one was explosive cycles, right? So fourth one was explosive cycles, and fifth one was like a compound interest rate of growth. जैसे compound rate of growth होता है उस तरीके से जो there is a continuous increase in income at a higher rate. So ये हमारा 5 cases उसने जो discuss किए. अब जब Samuelson analysis suggests the possibility of non-oscillatory expansion. Oscillation means cycle fluctuation. Non-oscillatory expansion, like ये भी non-oscillation में है, ये first और fifth case non-oscillation में, ये cycles नहीं है, right? But the non-oscillatory growth cases should be ignored. According to Higgs, these type of cases should be ignored because they contradict the fact that GDP normally takes an oscillatory path. It is said that GDP normally grows at a cyclical path. If GDP normally grows at a cyclical path, then these type of paths cannot exist. ये first और fifth part जो है non-oscillatory, जहाँ पे cyclical fluctuation नहीं है, these type of cases cannot exist. ये exist नहीं कर सकते हैं. तो Higgs basically suggested that these cases should be ignored. ये हमने Higgs के केस में से माइनस कर दिया, right? So Higgs जो है इसको कंसीडर ही नहीं करता है इसको. Now we are left with 3 cases, second, third and fourth. Second case which is of नहीं, third case को पहले लेते हैं, which is of regular cycles. That means amplitude will remain the same. जो amplitude है वो same रहेगा, but the very definition of cyclical fluctuation, very characteristic of cyclical fluctuation says that as far as the periodicity and magnitude is concerned, it is not constant. Cyclical fluctuations का magnitude और periodicity constant नहीं होती है. Sometimes magnitude will be higher, sometimes magnitude will be weaker, sometimes magnitude will be mild, sometimes it will be stronger. So magnitude cannot be constant. Magnitude will only be constant. तभी कांस्टेंट हो सकता है if the product of multiplier and accelerator is equal to 1. अगर कि 1 के इक्वल हो, and which is very rare phenomena, जो बहुत rare phenomena है. So that is why Higgs says that even the case of regular cycles is not a normal case. It is very rare case. ये बहुत rare case है कि हर बार cycle same magnitude की ही आए. Is that मैम मैग्नीट्यूड इज कि उसका जो ट्रेंड लाइन से वो कितना ऊपर जा रहा है. हाँ, डेप्थ कह सकते हो कि कितना हाई और कितना डाउन. डेप्थ क्या है? और मैम एम्पलीट्यूड इज कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे वेव्स जा रही हैं. नहीं, एम्पलीट्यूड कितनी बार रिपीट होना नहीं होता. एम्पलीट्यूड होता है कि कितना नीचे गया एवरी टाइम. अगर मैं यू कैन सी ये जो डेप्थ है फ्रॉम ट्रेंड लाइन, ये जो डेप्थ है नीचे की तरफ, ये एग्जैक्टली सेम है रेगुलर साइकिल्स, राइट? सो इफ अगर ये मेरी सपोज रेगुलर साइकिल्स में ले रही हूँ, तो मैं यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करूं,
the length of this line exactly equal to the length of this line, and length of this line is exactly equal to length of this line. That means अगर first time 10% ऊपर गया था तो second time भी 10% ऊपर गया, third time भी 10% ऊपर गया, और first time अगर 10% नीचे गया था तो अगली बार भी 10% नीचे. That means same magnitude, right? क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम. तो मैग्नीट्यूड होता है कि अगर तुम कहो कितना हम डेविएट किए, कितने नीचे गए या कितने ऊपर गए, वो जो नीचे जाने की डेप्थ है और ऊपर आने की जो लेंथ है, दैट इज रेगुलर, वो रेगुलर है. जो अगर मैं पीक टू पीक 1 साइकिल ले रही हूँ तो जो इस साइकिल का मैग्नीट्यूड है वही एग्जैक्टली इस साइकिल का मैग्नीट्यूड है, और वही एग्जैक्टली नेक्स्ट साइकिल का भी मैग्नीट्यूड है. बट दिस इज वेरी रेयर, ये बहुत रेयर है. दिस इज नॉर्मल, नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन. ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि हर बार सेम ही लेवल का डिप आए और हर बार सेम ही लेवल की एक्सपेंशन हो. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. इट इज वेरी रेयर केस. और हिग्स कहता है ये केस तभी एग्जिस्ट करता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज इक्वल टू 1 के इक्वल. मैम सेम वेव पीरियड का भी पीरियड ये होगा कि एक वेव के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे यस ये साइकिल सपोज ये साइकिल जो है सपोज ये 12 क्वार्टर्स तक रही, तो नेक्स्ट साइकिल भी 12 क्वार्टर्स तक, उससे नेक्स्ट साइकिल भी 12 क्वार्टर्स तक. बट यहाँ पे पीरियोडिसिटी की बात नहीं हो रही. इज नॉट जो सैमुअलसन ने रेगुलर साइकिल्स की बात की है उसने पीरियोडिसिटी का उसमें मेंशन नहीं किया. उसने सिर्फ एम्पलीट्यूड. जब भी हम साइकिल स्टडी करते हैं तो दो तरीके की चीजें जो निकल के आती हैं साइकिल कैलकुलेट करके देती है. फर्स्ट, साइकिल का पीरियड कितना है, टाइम पीरियड क्या है, कितनी देर तक एक्सपेंशन रही, कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन रही, और टोटल. और एक साइकिल बनती है एक्सपेंशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन. दिस मेक्स 1 साइकिल, राइट? यस मैम. या 4 फेज लोगे तो एक्सपेंशन प्लस रिसेशन प्लस डिप्रेशन एंड प्लस रिकवरी. दिस मेक्स 1 साइकिल. और अगर 2 पीरियड में ले रहे हैं तो एक्सपेंशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन मेक्स 1 साइकिल, एक साइकिल बनाती है, राइट? सो जो टाइम पीरियड होता है वो टोटल एक्सपेंशन प्लस, एक तो हम टाइम पीरियड लेते हैं एक्सपेंशन कितनी देर तक रही, सपोज 4 क्वार्टर तक रही, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 3 क्वार्टर्स तक रही, तो टोटल साइकिल कितनी हो गई, टोटल साइकिल का टाइम पीरियड आ गया 7 क्वार्टर्स, राइट? यस मैम. और मैग्नीट्यूड हम लेते हैं कि जब एक्सपेंशन हुआ तो जो जीडीपी है वो कितना इंक्रीज हुआ, राइट? सपोज जो जीडीपी है, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, सपोज जीडीपी में जो इंक्रीज आया वो 10,000 करोड़ का इंक्रीज आया. ट्रेंड लाइन से 10,000 करोड़, या परसेंटेज में भी हम निकाल सकते हैं कि पहले ट्रेंड लाइन पे कितना था और कितनी परसेंटेज ऊपर बढ़ गया, तो परसेंटेज में भी ये कैलकुलेट होता है. तो कितना जंप ऊपर आया. और दिस इज एक्सपेंशन. और कॉन्ट्रैक्शन का भी ऐसे ही लेते हैं कि कितना पॉइंट्स नीचे गया, कितनी परसेंटेज में भी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम परसेंटेज में नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा इस तरीके से भी निकल आता है कि कितना करोड़ नीचे गया, कितनी वैल्यू कितनी नीचे गई, राइट? यस मैम. तो ये मैग्नीट्यूड और पीरियड होता है. बट ओवर हियर जो सैमुअलसन ने दिया है वो मैग्नीट्यूड, वो रेगुलर साइकिल्स की बात कर रहे हैं, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. उसने पीरियड को लेकर सेम कुछ भी नहीं लिखा, तो वेदर इज टेकिंग द सेम पीरियड और नॉट, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द मॉडल. बट व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द रेगुलर साइकिल ही इज टॉकिंग इन द सेंस इन द वे ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट? सो वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड जो है रेगुलर साइकिल्स है, अगेन इट इज अ वेरी रेयर केस, ये बहुत रेयर केस है. दैट इज व्हाई ये वाला केस भी जो है हिग्स जो है आउट कर रहा है. थर्ड है डैम्प्ड साइकिल्स. Damped cycles means that means we are left with 2 cases only. One is damped cycle and second one is explosive cycle. In both these cases, in the case of damped cycles, Higgs says that damped cycle seems to be unrealistic. Is unrealistic लगती है. It shows or it assumes, damped cycles ये assume करती हैं that fluctuations automatically disappear over time. राइट? ओवर टाइम जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती हैं एंड दिस एक्टिविटी बिकम्स अ
merges into the equilibrium path. Economic activities or the path of growth of economy merges into the equilibrium path. Equilibrium path में ही merge कर जाता है, but according to his that this is not true according to the historical experience. अगर हम historical data देखें या historical experiences को देखें, then cycles do not merge in the equilibrium path automatically. अगर automatically merge हो जाए तो किसी reason से, मतलब किसी भी reason की वजह से cyclical fluctuation आई और automatically वो अपने आप ठीक हो जाएगी और उसके बाद fluctuation नहीं आएगी unless and until कोई और reason नहीं आता है, right? So again it says that these type of a damn cycle, if we looked at the data historically, then these type of a damn cycle does not exist. ये भी rare phenomena है. So that is left with only one case, that is explosive cycles. So that means, and in case, that means Hicks, out of these 5 cases, Hicks has accepted the 4th one only, that is the case of explosive cycles. Explosive cycles का case लिया है. Explosive cycles also have basically has a problem if we try to analyze it with the help of a data, क्योंकि डेटा में भी डेटा भी शो करता है कि अनएंडिंग साइकिल्स नहीं होती. एक्सप्लोसिव मींस अनएंडिंग, एम्पलीट्यूड जो बढ़ता ही जा रहा है. बट हिक्स सेज दैट वी कैन मॉडिफाई इट. दैट मींस ही आउट ऑफ 5 he takes the 4th case, and according to him that 4th case is the most appropriate case out of all these 5 cases. But now he makes the modification even in the 4th case. वो 4th case में modification करता है by introducing ceiling and floor in the explosive cycle. That means he has put the limits over the explosion पे limits लगाया है कि कितना upward या downward side में cycles जा सकती हैं. So by selecting the explosive case, he has basically make them fit into reality by putting limit in the upward or in the downward direction. Is that clear? Yes, ma'am. Right? So अब जो हिक्स ने लिया है वो 4th case with the ceiling and floor. So this is first modification he has done, that out of 5 he has taken the 4th case, and in 4th case he has tried to modify it by putting the limits in the form of floor and ceiling. This is first modification. Second modification he has done, and which is a very special feature of the Hicks theory, that is he has taken a trend, he has taken a rising trend and shows that the cyclical fluctuation takes place around this rising trend. सैमुअल्सन ने कोई ट्रेंड की बात नहीं की, किस तरीके का ट्रेंड है कुछ नहीं कहा, बस he has just shown the cyclical fluctuation, the path of the cyclical fluctuation. But Hicks has taken a rising trend, that rising trends in the economy takes place and cyclical fluctuation goes around this rising trend. इस rising trend के according जाते हैं. Why he has taken a rising trend? That means जो economy का उसने equilibrium path लिया है. If I take output over here, output or investment अगर मैं यहाँ पे लूँ, और over here I take time, then he says that economy, if we take out the trend of the economies, then it is in the form of a rising trend. ये rising trend की form में है. And while the trend is rising, trend क्यों rising है? Because he says that in a growing economic system, if we look at the economies, they keeps on growing on a higher side. So in a growing economic system, all the economic variables like autonomous investment, population, there are technical improvements, all these factors keep on increasing slowly in the economies. Technology improve होती है, population growth होती है, autonomous investment होती है. Because of this, the factors of production keeps on growing. The facilities regarding the production keeps on growing in the economy slowly. Because of this, there is a slowly rising trend in the economies. जो economies हैं, उनमें rising trend होता है. And Hicks has analyzed these cycles
in the background of a rising trend, right? He says that cyclical fluctuation takes place around this rising trend. इस rising trend के आसपास जो है cyclical fluctuations होती हैं. Is that clear? मैम Excuse जो me, ये ma'am. राइजिंग ट्रेंड है और इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है ये सब कांस्टेंट रेट से दिखाई गई है ना, हाँ, क्योंकि constant rate है स्ट्रेट सर. लाइन है, Straight line है, linear trend लिया हुआ है. लीनियर ट्रेंड. ओके. Right? So he has assumed the linear trend and it is rising because we know that जहां हम पहले थे अब वहां नहीं है, उससे बहुत आगे हैं. ये कोरोना का टाइम पीरियड छोड़ दो बिकॉज इट इज अ वेरी अनयूजुअल टाइम पीरियड. वॉर, इस तरीके से पैंडेमिक, दीज आर अनयूजुअल टाइम पीरियड. अगर हम नॉर्मल टाइम पीरियड्स की बात करें तो यस, द ग्रोथ टेक्स प्लेस स्लोली. जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है. So that is why there is a rising trend. Rising मैम trend. कोरोना टाइम वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में आ जाएगा ना फिर. हाँ, ये डिप में आएगा. तुम डेटा पर आई डोंट, तुम्हें शायद आगे आएगा कि सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज करते हैं. तुम किसी सॉफ्टवेयर में डाल के ट्रेंड हटा के निकाल के देखो, इतना डिप तुम्हें अपने आप नजर आएगा. साइकिल एकदम मतलब नीचे गई ये है. ऐसा मतलब हम ट्रेंड के हिसाब से चाहते थे हमारी वॉलंटियर ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ ऐसी हो, और हाँ. साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ गई. ड्यू टू कोरोना नहीं, वैसे भी नॉर्मली भी अगर कोरोना नहीं भी हो, नॉर्मली भी तुम देखोगे, तुम डेटा डाल के देखोगे तो हम कभी भी ऐसे चलते ही नहीं है. ये तो लॉन्ग रन ट्रेंड है ना. जैसे एक्चुअल डेटा तुम्हारा ये है, तुम टाइम सीरीज में करते हो ना, तुम ट्रेंड निकालते हो, फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो दिस इज योर ट्रेंड लाइन. बट एक्चुअली हम इस पे चल नहीं पाते हैं. या तो हम कभी ऊपर चले जाते हैं या थोड़ा इस पर रहते हैं. ऐसा नहीं कि इस पे कभी भी नहीं होते, थोड़ा इस पे रहेंगे या नीचे खिसक जाते हैं. हम स्लिप होते रहते हैं. इधर वी आर स्लिपिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन और वी आर स्लिपिंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. अगर हम कॉन्टिन्यूसली अप में ही रहें फिर तुम्हारा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा. पहले ऐसे था, ट्रेंड ही ऐसा हो जाएगा. लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली अप में नहीं रहते. वी गो डाउन देन वी अगेन कम अप. सो एक्चुअली जो पाथ है, ड्रीम ये होता है कि हम स्मूथली अपवर्ड चलते रहे या फिर हमारा ट्रेंड ही ऊपर चला जाए. बट एक्चुअली ये फॉलो, इवन कोरोना में तो तुम्हें बहुत क्लियरली, इवन डीमोनेटाइजेशन के टाइम में भी तुम्हें डिप दिखेगा. अगर तुम इंडियन डेटा को करके देखोगे तो तुम्हें बहुत टाइम 2008 में भी तुम्हें डिप दिखेगा अगर तुम डेटा प्लॉट करके देखो, क्योंकि तब अमेरिका में रिसेशन आया था, उसका इफेक्ट इंडिया पे भी आया था. सो यू कैन क्लियरली मेक दिस दोस पीरियड्स की डिप आया है और यू कैन जस्ट स्टडी की रीजन क्या था, क्यों डिप आया था उस टाइम में. सो बहुत इस किसी भी इकोनॉमी को उठा के देख लो, ये ट्रेंड है लॉन्ग रन. बट शॉर्ट रन में देयर इज फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती है. राइट? सो वी विल नाउ कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा. वी विल डिस्कस अबाउट दिस मॉडल और ये कल ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा.